हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, मैं नैन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे वर्ग 10 के लिए। ठीक है, तो क्लास 10th का हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी, जीव विज्ञान पढ़ रहे थे क्लास 10th का। और क्लास 10th के जीव विज्ञान में हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे दोस्तों? तो क्लास 10th के जो जीव विज्ञान का चैप्टर था हमारा, वो था हमारा परिवहन। क्या था? परिवहन। और परिवहन में हम लोग लास्ट क्लास में ये पढ़ लिए थे दोस्तों कि हमारे शरीर में परिवहन का काम जो है करने में 3 चीजें मदद करती हैं, और वही परिवहन हमारे यहाँ यानी हम मनुष्यों में वह परिसंचरण तंत्र का काम करती है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है हम पढ़ लिए थे कि मानव के शरीर में तो जैसा कि अगर वह भोजन मुख से करता है तो वह भोजन कहाँ पचता है? तो वह हमारा छोटी आंत में पचता है। तो छोटी आंत से उन उपयोगी पदार्थों को या पोषक तत्वों को शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए क्या होगा? कुछ ना कुछ कैरियर होगा, वाहक होगा, ढोने वाला होगा, जो यहाँ से वहां तक ले जाएगा। तो बात यहाँ पर ये थी, हम लोग पढ़ लिए थे, पढ़ भी चुके थे कि वहां पर क्या है कि पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मतलब हम जैसे कि पढ़े हुए थे कि ये हमारा था मुख, और मुख में हम भोजन लिए, मुख से कहाँ गया? हमारा मुख गुहा में, और मुख गुहा से हमारा भोजन कहाँ गया? मुख गुहा से ग्रसनी के रास्ते होते हुए कहाँ गया? ग्रास नली में, और ग्रास नली से होते हुए कहाँ गया? यह गया आपको अमाशय में, और अमाशय से कहाँ गया? छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही इस भोजन का हो गया पाचन। हम लोग मुख में लिए भोजन, भोजन के रूप में हम बताए थे क्या क्या लेते हैं हम लोग हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम लोग क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। फिर हम लोग क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अलावा लेते हैं प्रोटीन, और फिर हम लोग क्या लेते हैं? वसा। और वी नो दैट कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है छोटी आंत में पचने के बाद यह बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज होता है एमिनो अम्ल में, और वसा चेंज होता है हमारा वसा अम्ल में। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम यही बात बताना चाह रहे थे कि परिवहन में हमारा क्या पढ़ना था, परिसंचरण तंत्र कैसे बना, समझा रहे हैं। जो हम भोजन लिए हैं मुख में, वह भोजन पचा छोटी आंत में, और छोटी आंत में वह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदला, वह प्रोटीन एमिनो अम्ल में, और वह वसा वसा अम्ल में। तो ये हमारा ये जो पचा हुआ भोजन है या पचा हुआ पोषक तत्व है, यह पोषक तत्व हमारी छोटी आंत के पास है। लेकिन अब इस छोटी आंत से क्या होना चाहिए? छोटी आंत से इन पोषक तत्वों को शरीर की सभी कोशिका के पास पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए कौन मदद करेगा? तो याद रखेंगे कि पहुंचाने के लिए आप जानते हैं कि छोटी आंत में क्या होगा? रसांकुर होंगे, और उन रसांकुर में छोटे छोटे कैपिलरी होंगे, और उन कैपिलरी की सहायता से ब्लड में मिक्स हो जाएगा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा अम्ल। और वह ब्लड जैसे ही हमारे शरीर के सभी भागों में दौड़ेगा, तो दौड़ने के दौरान वह सभी कोशिकाओं को क्या कर लेगा? वह सभी कोशिकाओं को ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा अम्ल दे देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिका जो होती है, उसकी बाहरी झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, वह अर्धपरागम्य होती है और चयनात्मक अर्धपरागम्य होती है। इट मीन्स गिने चुने पदार्थों को वह अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। बात वो नहीं है कि अवशोषित करती है कि क्या करती है, बात यह है कि यहां से उस भोज्य पदार्थों को, पोषक तत्वों को ले जाने में जो भी अंग मदद करेंगे, उन्हें हम परिवहन तंत्र के अंग कहते हैं, चाहे परिसंचरण तंत्र के अंग कहते हैं। और परिसंचरण में जो मदद किया, ब्लड किया, और ब्लड डायरेक्ट जाएगा नहीं। अब ब्लड जो है रक्त, अब देखिए यहाँ पर छोटी आंत में क्या था? ब्लड कैपिलरी, रक्त केशिकाएं। और अगर हम बात करते हैं कि वह रक्त केशिकाएं जाकर कहाँ जुड़ती हैं, तो धमनी या सीरा में। ठीक है,
और वह रक्त वी नो दैट कि वह पंप कहाँ होता है, हार्ट में। तो हार्ट भी हमारा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा हुआ। और फिर हार्ट के अलावा याद रखेंगे कि रक्त हो गया हमारा, रक्त के बाद हमारा हार्ट हो गया, और हार्ट के बाद हमारा रक्त केशिकाएं हो गई। ये तीन चीजें हमारे परिसंचरण तंत्र के हिस्से थे, जिसमें हम रक्त में उपस्थित पार्टिकल के बारे में पढ़ लिए थे कि रक्त में ठोस पार्ट और द्रव पार्ट होता है। तो रक्त में जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो लिक्विड पार्ट होता है, सॉरी माफ करना, जो सॉलिड पार्ट होता है उसे ब्लड कर्पुसेल्स कहते हैं, और जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा भी दो पार्ट में था, सॉलिड और लिक्विड, जिसमें जो था, जिसमें पढ़ते 90% लिक्विड यानी कि जल होता है, और 10% में उसके प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, और फिर ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ये सारे थे, हिपैरिन, ये सारे थे। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं और 10th क्लास बायोलॉजी लिखा होगा, और वहां पर 10th क्लास बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर से मैंने वीडियो को कंटिन्यू किया है। तो सेकंड चैप्टर मैंने रेस्पिरेशन कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन पढ़ रहे हैं, और परिवहन में हम लोग परिसंचरण तंत्र में आ चुके हैं। और परिसंचरण तंत्र में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने हार्ट के बारे में, अपने हृदय के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारा हार्ट कैसे और किस प्रकार से वह कार्य करता है। तो हम लोग पढ़ चुके थे हमारा परिसंचरण तंत्र क्या है। तो हम पढ़े हुए थे परिसंचरण तंत्र, इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है परिसंचरण तंत्र? तो याद रखें संचरण तंत्र क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सजीवों के शरीर में ऑक्सीजन कोमा पोषक तत्व और उत्सर्जी पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए विभिन्न, या हम कह सकते हैं विशेष प्रकार के, हम क्या कह सकते हैं, विशेष प्रकार के अंग भाग लेते हैं। विशेष प्रकार के अंग क्या करते हैं, अंग भाग लेते हैं। उन अंगों के सम्मिलित रूप या सम्मिलित रूप से बना तंत्र हमारा क्या कहलाता है, परिवहन तंत्र ना बोल के हम क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि हमारे इस परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो हम आपको लास्ट क्लास में ये बता चुके हैं कि परिसंचरण तंत्र में हमारे 3 चीजें भाग लेती हैं। पहला है हमारा रक्त, दूसरा है हमारा हृदय, और तीसरा है हमारा रक्तवाहिनियां, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये 3 चीजें हैं जो कि हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र में या परिसंचरण तंत्र के अंग हैं।
और यही पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करती हैं, जिसमें हम रक्त के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपने हृदय के बारे में। तो चलिए समय को बिना गवाएं हम अपने हृदय को समझते हैं, हार्ट को समझते हैं कि कैसा होता है हमारा हार्ट और क्या होता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो चलिए देखिए, हार्ट को हम सेंट्रल पंपिंग स्टेशन कहते हैं। सबसे पहले यह क्या होता है, तो यह गुलाबी रंग की दिखने वाली, गुलाबी रंग की दिखने वाली एक अंग है, एक अंग है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि इसका आकार मुट्ठी, मुट्ठी जो होता है ना, मुट्ठी के समान होता है, फिस्ट के समान। कैसे होता है, तो होता ऐसे है कि एक मुट्ठी हमारा ऐसे है और एक मुट्ठी ऐसे, ये इस प्रकार होता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, याद रखेंगे कि ये जो है हमारा हार्ट, इसे सेंट्रल पंपिंग स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, CNTRL पंपिंग, इसे सेंट्रल पंपिंग, PUMPING, सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, अर्थात हम इसे केंद्रीय पंपिंग स्टेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यह अपना विद्युत स्वयं जनरेट करता है, स्वयं उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए इसे मायोजेनिक इन नेचर कहते हैं, यानी कि यह मायोजेनिक इन नेचर होता है, मायोजेनिक इन नेचर, प्राकृतिक रूप से मायोजेनिक होता है, मतलब अपना विद्युत स्वयं जनरेट करता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, तो जब हम इसे सेंट्रल पंपिंग स्टेशन कहते हैं, तो क्या है इस पंपिंग स्टेशन का काम, तो याद रखेंगे कि यह हमारे शरीर में उपस्थित रक्त को, या हमारे शरीर में उपस्थित रक्त को पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। पंप किस लिए करता है, ताकि वह खून अपनी रफ्तार पकड़े और शरीर के सभी कोशिकाओं के पास पहुंचे, सिर से लेकर पैर तक, और हमारे शरीर के सभी पार्ट्स में पहुंचे, सभी अंगों में पहुंचे, इसलिए यह पंप करता है। बात यह है दोस्तों कि पंप करता है तो चलो ठीक है, यह पंप कितना करता है, तो यह एक बार जब पंप करता है, एक बार पंप करने पर 70 ml ब्लड, एक बार पंप करने पर 70 ml ब्लड जो होता है पंप होता है। ठीक है, अगर एक बार इसने पंप किया तो 70 ml ब्लड पंप हुआ। और तो दोस्तों हम जानते हैं कि तब 1 मिनट में कितनी बार यह पंप करेगा, 1 मिनट में कितना खून पंप करेगा, तो याद रखेंगे कि हमारा जो हृदय होता है, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अतः 72 बार में कितना इसने खून पंप किया, तो 72 गुने 70 ml, ये आ गया 5040 ml, यानी कि 1 मिनट में हमारा हृदय
5040 ml या अप्रोक्स कह लो तो 5 लीटर ब्लड जो होता है, ब्लड को क्या कर देता है, पंप कर देता है। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि हमारा जो हार्ट है, इस हृदय का जो वजन है, इस हृदय का वजन 350 ग्राम है। ऑन एन एवरेज 350 ग्राम है। हमारे हृदय का वजन कितना है, 350 ग्राम है। याद रखेंगे यहां पर ये पॉइंट कि हमारा जो हृदय है, इस हृदय की, हमारा जो हृदय है, इस हृदय या हृदय के बाहर, हृदय के बाहर मतलब हृदय जो होती है ना, वह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है। हृदय दोहरी झिल्ली, जिस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। क्या नाम है, पेरिटोनियम। याद रखेंगे हमारा हृदय जो है वह पेरिटोनियम दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। और याद रखेंगे कि दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। हमारा जो हृदय होता है वह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जो पेरिटोनियम नामक झिल्ली होती है, और यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। दोस्तों याद रखेंगे कि अगर ये हमारा हार्ट की पेशी है, तो याद रखेंगे कि ये जो दोहरी झिल्ली हुई हमारी, यह हमारी हुई पेरिकार्डियम। ये हमारी क्या हुई, पेरिकार्डियम। क्या हुआ, पेरिकार्डियम। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये भी है हमारा पेरिकार्डियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको भी हम पेरिकार्डियम ही कहेंगे। ये भी हमारा पेरिकार्डियम ही है। ये भी हमारा क्या है, पेरिकार्डियम ही है। मतलब ना, ये ध्यान रखना, ये जो दो झिल्ली है ना, यह पेरिटोनियम की झिल्ली है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अब बात ये है दोस्तों कि इसके बीच जो ये क्षेत्र बच रहा है, ध्यान रखेंगे, इसके बीच, इसके बीच में जो ये खाली स्थान बच रहा है, इस खाली स्थान को हम कहते हैं दोस्तों पेरिकार्डियल गुहा। पेरिकार्डियल गुहा, पेरिकार्डियम कैविटी कहते हैं, पेरिकार्डियल गुहा भी कहते हैं। और इस गुहे में द्रव होता है, जिन द्रव को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। जो क्या करता है, जो पेरिकार्डियल द्रव हमारे इसमें द्रव होता है, इस पेरिकार्डियल द्रव को ध्यान रखेंगे, यह द्रव है, द्रव के समान दिख रहा है, द्रव के समान। इस पेरिकार्डियल द्रव, इसे हम पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल गुहा हमारा समझेंगे, ये खाली स्थान है। खाली स्थान हमारा क्या कहलाएगा, पेरिकार्डियल गुहा। और इसमें जो ये द्रव होता है, इसमें क्या होता है, द्रव होता है, और इस द्रव को कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव, इसका होना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण क्या है कि अगर ये रहता है तो हमारे हार्ट की जो जंपिंग होती है, या हार्ट में जो जर्क लगता है, उस समय यह इसकी हेल्प करता है। ठीक है, हार्ट जो है, अब इसमें पॉइंट ये है कि हार्ट हमारा स्थित कहाँ होता है। तो हार्ट हमारा जो होता है, हृदय जो है हमारा, यह कहाँ स्थित होता है। तो ध्यान रखेंगे कि यह बाएं फेफड़े में अंदर की ओर धंसा होता है। बाएं फेफड़े में धंसा नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे। बाएं फेफड़े की ओर धंसा होता है, मतलब ना, ये हमारा बाएं साइड है, तो बाएं साइड में इस दिशा में, इधर हमारा दोनों जो हमारा, हम क्या बोलते हैं इसको, पसली,
इन पसलियों के बीच में हमारा जो हार्ट, जो हमारा फेफड़ा है, ये जो दोनों फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के बीच में एक कोने में इस साइड में चिपका रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि बाएं फेफड़े में अंदर की ओर धंसा होता है। अब इसमें बात यह आती है दोस्तों कि हमारा जो हृदय होता है, इस हृदय में 3 परतें होती हैं। हृदय 3 परतों से बना है, 3 परतों से बना है, 3 परतों से बना है, जिनमें हमारी जो 3 परतें हैं वो कौन कौन सी है, जिसमें जो हमारी 3 परतें हैं वो कौन कौन सी है। अगर ये हमारा हार्ट है तो इस हार्ट के 3 परत अगर हम कर दे दोस्तों, तो 1 2 3, तो अगर हम 3 परतें कर दें तो पहले वाले परत को, जो सबसे बाहरी परत होता है, यह होता है बाहरी परत, बाहरी परत, फिर होता है मध्यम परत, और फिर होता है आंतरिक परत। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो बाहरी परत, आंतरिक परत और मध्यम परत जो है, इस बाहरी परत को हम कहते हैं दोस्तों एपिकार्डियम। इसको क्या कहते हैं, एपिकार्डियम। बीच वाले को कहते हैं एपिकार्डियम मायोकार्डियम। इसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। और जो ये हमारा बच गया, इसको कहते हैं एंडोकार्डियम। क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। और हमारे हार्ट की जो मोटाई है, हार्ट की मोटाई इसी पर डिपेंड करती है। हमारे जो हार्ट की मोटाई है, हार्ट की जो मोटाई है, वह मोटाई निर्भर करती है। हार्ट की मोटाई किस पर निर्भर करती है, एपिकार्डियम पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो गया हार्ट, और हार्ट में ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट आता है दोस्तों कि अब हमारे हार्ट में कौन कौन सी चीजें उपलब्ध होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। याद रखेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है, यह हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं। हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 CHAMBER, यानी कि 4 वेस्म होते हैं। क्या होते हैं, 4 वेस्म होते हैं। आप बस पॉइंट जान लीजिए, क्योंकि हम इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस हार्ट में हमारे 4 वेस्म होते हैं। सपोज आपके पास ये आपका हार्ट है, तो इस हार्ट को अगर वी आर क्लासिफाइड, हम क्लासिफाई कर रहे हैं 4 पार्ट्स में, तो ये 4 पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ऊपर वाला, आपको ये आपको ट्रिक याद रखना है, आनी। क्या याद करना है, आनी। और आनी से जानते हैं क्या बनाना है, इसको कहते हैं आलिंद। इस आनी में आ का मतलब क्या है, इस आ का मतलब है आलिंद। इस आ का मतलब क्या है, आलिंद। और नीचे वाले में नी का मतलब क्या है, निलय। इंग्लिश में इसे ऑरिकल और वेंट्रिकल कहते हैं, AURICLE, और इसे VENTRICLE, वेंट्रिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला जो है हमारा आलिंद जो है, वह 2 भाग में बटा हुआ होता है, और नीले भी 2 भाग में बटा हुआ होता है। तो इसको बाएं वाले को हम बायां आलिंद कहते हैं। ये हमारा दायां आलिंद है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दायां आलिंद। और ये है हमारा बायां आलिंद। ये हमारा क्या है, बायां आलिंद। ठीक है, ये हमारा है दायां नीलय। ये हमारा क्या है, दायां नीलय। या अब कहां पर ये चंद्र बिंदु होगा अपना देख लेना। और ये है आपको बायां नीलय। ये आपको क्या है, बायां नीलय। क्या होती है इसकी क्रियाविधि, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें रक्त वाहिनियों के बारे में जानना जरूरी है। रक्त वाहिनियां अगर हम जान लेंगे तो फिर हमें आगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हम आपको समझा देते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमारे लिए
कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारी जो रक्त वाहिनियां होती हैं, उन रक्त वाहिनियों को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं धमनी, दूसरे को कहते हैं सीरा, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है रक्त केशिका। धमनी जो होता है वो हमेशा शुद्ध रक्त को ले जाता है, सीरा जो होता है वो हमेशा अशुद्ध रक्त को ले जाता है, और कैपिलरी जो होती है वह आपस में जुड़कर छोटी छोटी जो सिरिकाएं होती हैं आपस में जुड़कर सीरा बनाती हैं, और कैपिलरी जो होती है हमारे मस्तिष्क में, हमारी सभी जगहों पर कैपिलरी पाई जाती है। बात यह है कि हमारा जो धमनी जो शुद्ध रक्त को ले जाता है उसका एक अपवाद है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वह अशुद्ध रक्त को ले जाती है, अपवाद है। और जो पल्मोनरी वेन्स है, जो फुफ्फुस सीरा है, वह शुद्ध रक्त को ले जाती है। दोनों अपवाद है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इंफीरियर वेना कावा, जिसको हम अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा कहते हैं। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम हमारे शरीर में, याद रखेंगे, ये हमारा है बॉडी। इस बॉडी से ब्लड को कहाँ ले जाना है? लंग्स के पास। हम श्वसन चैप्टर पढ़े हुए हैं, और श्वसन चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि हमारा शरीर में रक्त का धोबी जो है, वाशरमैन ऑफ ब्लड कौन कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है। तो बॉडी से ब्लड डायरेक्ट आपको लंग्स के पास नहीं जाएगा, और लंग्स से डायरेक्ट ब्लड आपके सभी कोशिकाओं को अर्थात बॉडी को नहीं जाएगा। इसके बीच में पंपिंग करने की जरूरत होती है, जो पंपिंग करता है उस पंपिंग करने का काम किसका होता है? HEART, इसी का काम होता है, जो हमारे बॉडी से ब्लड को हार्ट में भेजता है। यहां से ब्लड कहाँ गया? हार्ट में, और ब्लड हार्ट से कहाँ गया? लंग्स में। और ध्यान देना, जब बॉडी से जो ब्लड गया हार्ट में, यह होता है इम्प्योर ब्लड। क्या होता है? इम्प्योर ब्लड, यानी अशुद्ध रक्त। ये भी हमारा इम्प्योर ब्लड हुआ। बट यहां पर ध्यान रखें, जो लंग्स में शुद्ध हो गया ब्लड, वह गया आपको हार्ट के पास, तो ये है प्योर ब्लड। ये क्या है? प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड से बॉडी में गया प्योर ब्लड। और ध्यान देना, यहीं से आपको एक सवाल क्लियर होगा कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि हार्ट का काम क्या है? तो हार्ट का काम है पंप करके फेफड़े के पास भेजना, और फिर फेफड़े से आए हुए रक्त को पंप करके बॉडी में भेजना। इस समय रक्त को 2 बार हमारे हृदय से होकर गुजरना पड़ा, इसलिए रक्त को द्विगुण परिवहन कहते हैं। और मानव में इस प्रकार जो खून 2 बार हृदय से होकर गुजर रहा है, इसलिए मनुष्य में कहा जाता है कि मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा पाए। दोस्तों, मैं आपके लिए छोटी छोटी कोशिशें कर रहा हूं, और आपकी भी एक फर्ज बनती है या बनता है कि आप क्या करें, इस वीडियो को उस हद तक शेयर करें ताकि उन सभी गरीब बच्चों के पास पहुंच पाए जो कि पढ़ने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं, बट दे हैव नो मनी, लेकिन उन लोगों के पास मनी नहीं है। तो आजकल स्मार्टफोन हर एक व्यक्ति के घर हो चुका है दोस्तों, और नहीं भी है ना तो उसमें नेट जो है ना, नेट तो जरूरी है, तो वो YouTube की सहायता से आसानी से पढ़ सकता है। और हम आपके लिए जो भी वीडियो बनाएंगे, बिना डाउट के आप उसको पढ़ते रहिए, उसमें हम अपने तरफ से जरा सी भी गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, आप एक बार भरोसा करें आप हमारी, और वीडियो को आप देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अंत तक बने रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।